अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोगों ने ख़बर सुनी होगी कि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने 10 वज़ारतों की बेहतरीन कारकर्दगी पर उनको तारीफ़ी असनाद देने का जो उन्होंने ये एक तकरीब मुनक्कद की है इस सिलसिले में। अब बात ये करनी है कि ये कौन-कौन से 10 वज़रा हैं जिनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर उनकी वज़ारतों को तारीफ़ी असनाद दी जाएँगी और वज़ारतों में काम करने वाले जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उनको अलाउंस भी दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर इन वज़ारतों में जो है वो वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब का नंबर आता है। अब इन सब 10 वज़ारतों पे हम सीधा-सीधा इनके जो अहम पॉइंट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग इस पे अपना जो ओपिनियन है, जो राय है, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब मुराद सईद साहब की जो वज़ारत है वज़ीर मवासलात, अगर हम मोटरवे की बात कर लें, और मुझ समेत बहुत से लोग हैं आप में से जिनका आना-जाना लाहौर से इस्लामाबाद रेगुलरली होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोटरवे की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वो बुरी हालत में है। जगह-जगह से खड्डे भी बने हुए हैं। हमने खुद उस चीज़ को विटनेस किया है। जो कलर कहार का एरिया है वहाँ पे जो मोटरवे की सूरत हाल है और जो टोल टैक्स है वो किस हद तक बढ़ा दिया गया है। अगर हम सिर्फ ये पिछले 1.5 से 2 साल की बात करें, 750 से तकरीबन 700 या 750 था और आज 1100 के करीब लगभग जो है वो टोल टैक्स वहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद इतनी आमदन, इतना पैसा वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सड़कों की सूरत हाल है वो आपके सामने है। अगर हम किसी फूड एरिया पे रुक जाएँ, वहाँ पे जो मुख्तलिफ मोटरवे के साथ साथ बने हुए हैं, अगर हम कलर कहार में देख लें, भेरा में देख लें, और वहाँ पे अगर आपने गलती से अगर आपने अपनी गाड़ी के टायर में हवा भरवाने की कोशिश की और उसके बाद जो आपके साथ होगा, शायद ये भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे किस तरह से लूट-मार की जा रही है और वो लोग जो हैं वो भी अकेले नहीं हैं, किसी की मिली-भगत से ये सारा कुछ हो रहा है। अब पूछना ये है कि मुराद सईद साहब को की जो कारकर्दगी है उसको बेहतरीन मानने का और नंबर 1 पर रखने का जो मेयार है, काइंडली वो भी इमरान खान साहब जो हैं आवाम के साथ शेयर करें कि वो कौन सा ऐसा पैमाना है जिस पे आपने उनको पहले नंबर पर रखा है। इस पर मुझे आपके कमेंट का भी ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अब दूसरे नंबर पर जो आते वो असद उमर साहब की वज़ारत मनसूबाबंदी जो है वो दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा है। अभी ये भी क्या खान साहब बताएँगे कि उनकी किस जो मनसूबाबंदी है हमें कहीं क्या नज़र आती है? क्या आप लोगों को नज़र आती है? अगर आप लोगों को इन 3.5 सालों में जो असद उमर साहब की जो मनसूबाबंदी आपको कहीं नज़र आई, तो आप लोग मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और तीसरे नंबर पर जो है वो सानिया नश्तर साहबा की है। अब मुझे बताएं, इन्होंने गुरबत जो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुरबत के ख़ात्मे के लिए या उसकी कमी के लिए इन्होंने क्या इक़दामात किए हैं। आप लोग इस चीज़ को ज़रूर एग्री करेंगे कि जो जिस तरह से मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों के जो हालात हैं, क्या आपको ये इशारे मिलते हैं कि यहाँ पे गुरबत में कोई कमी आई है, लोगों के हालात में कोई बेहतरी आई है, या हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं? और इनको भी उन 10 नंबर्स में रखना मुझे मेरी समझ से बाहर है कि इनको खान साहब ने कौन से पैमाने पे जांचा है। इसके बाद शफ़क़त महमूद साहब की वज़ारत तालीम का नंबर आता है। आप मुझे बताइए, एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफ़सोस होता है, दुःख होता है देखे कि हमारे मुल्क में जो तालीम का मेयार है वो क्या है, और बच्चों को तालीम के कितने मौक़े मैसर हैं। और अगर हम बुक्स की बात करें, हम भी पेरेंट्स हैं, आप में से बहुत से लोग जो देख रहे होंगे उनके बच्चे नहीं तो उनके बहन भाई छोटे स्कूल जाते होंगे। आप लोगों ने जो बुक्स हैं उनकी कीमतें देखी होंगी, कॉपीज़ की कीमतें, इवन के पेंसिल, लेड पेंसिल की कीमत आप लोग देख लीजिए, जो पेंट्स हैं, कलर्स हैं, इन सब चीज़ों की कीमतें देखिए। क्या आम बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है इन सब चीज़ों को? और वज़ारत तालीम का कौन से हिस्से इनको अच्छा मयार नज़र आया है जो इन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है तालीम के शोबे में, हमारे करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। क्या हुकूमत की तरफ से हमें कोई वाज़ेह पॉलिसी नज़र आती है जिसमें हम ये कह सकें कि गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, या अच्छे स्कूल में नहीं तो गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें उसको बहुत अच्छी तालीम मिल सकती है? रीज़न क्या है? अगर पिछली हुकूमतों में से कुछ स्कूल बने हुए हैं उन पे भी रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, वहाँ पे असातिज़ा नहीं है, असातिज़ा अगर हैं तो वो आते नहीं हैं, इसको किसने चेक करना था? देखिए, कारकर्दगी सिर्फ किस चीज़ को आप कारकर्दगी समझते हैं? पहले तो खान साहब इस चीज़ को ज़रूर डिफ़ाइन करें कि उनकी नज़र में कारकर्दगी होती क्या है।
फिर शायद हमें भी समझ आ जाए। उसके बाद अगर हम बात करें 5वें नंबर पर श्री मज़ारिक साहबा की वज़ारत आती है इंसानी हकूक़ की पामालियों की, जो आपको नज़र आता है कि इस मुल्क के रहने वाले, क्या इसमें अक़लियतों के साथ जो कुछ होता है वो आपके सामने है। अगर ये सानिया जो सियालकोट हुआ था जिसमें श्रीलंकन वो जो थे उनको बहुत बेदर्दी के साथ जो किस तरह से उनको कत्ल किया गया था, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। उनको तो छोड़िए, इस मुल्क में रहने वालों को कितने बुनियादी इंसानी हकूक़ मुहैया हैं या कितने वो उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, ये आप सब लोगों के सामने है। इस पर मुझे आपका कमेंट ज़रूर चाहिए होगा। और खुसरो बख्तियार साहब की 6ठे नंबर पर वज़ारत सनअत व पैदावार है। अब मुझे समझ नहीं आती कि या तो हम लोग लाइल्म हैं, या हम दूसरे नंबर पे ये कहना चाहिए शायद हुकूमत को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, शायद वह फिर आम बंदे तक तो नहीं पहुंच रही हैं कि सनअत व पैदावार में कितना रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सनअतों की जो सूरत हाल है, बिजली, आप आए दिन अगर आप फैसलाबाद या लाहौर में इंडस्ट्री की बात कर लें, वो लोग रो रहे हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं जो उसमें इन्होंने कहा कि जी हमारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, बड़ा इसमें इजाफा हुआ है। देखिए, एक ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात कीजिए, वहाँ पे देखिए कि कितने लोग हैं जो बिजली आप लोगों ने इतनी महंगी कर दी, फैक्ट्रीज़ का चलना उन लोगों ने कहा कि हमारे लिए इनको चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप बात कर लें कि एक दिन चल रही थी कि मार्बल की जो पैदावार है, उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गई हैं। उन लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा बिजली महंगी होगी जो कमर्शियल उनकी इस्तेमाल में आती है, तो उनके लिए उनको चलाना मुमकिन नहीं है। अगर हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल सनत की हम बात कर लें, तो आप लोगों के सामने ही है कि कितनी उसमें जो है वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और उसके बाद मोईद यूसुफ साहब आते हैं जी 7वें नंबर पर, वज़ारत कौमी सलामती। इस पर जो कमेंट है वो मैं आप लोगों से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप लोग इस पर क्या कमेंट करेंगे। कौमी सलामती को जो 7वें नंबर पर उनको रखा गया है और उन्होंने समझा है कि जी ये वज़ारत भी बड़ी तरक्की कर रही है, बड़े अच्छे उनको इंडिकेशन इसमें से मिले हैं। मुझे भी ज़रा बताइएगा कि आप लोगों को इसमें से क्या समझ आई है। और 8वें नंबर पर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं जो कि वज़ीर तिजारत हैं। अभी इनसे मुझे सिर्फ ये पूछना है कि तिजारत का मुझे बताइए कि आप लोगों ने वो नंबर्स दीजिए, वो डाटा दीजिए, वो आवाम के साथ शेयर कीजिए, फिर लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि हाँ जी वाकई ही जो तिजारत में है वो इनको वाकई इतनी ज़्यादा कामयाबी इनको मिली है। मतलब तिजारत आप लोग देखें कि जो हमारा ये डेफिसिट है इसका, वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे आया हुआ है और आप लोग कह रहे हैं कि हमने जो तिजारत में जो है ये बहुत ज़्यादा जी कामयाबी हासिल कर लिया है, इसलिए इनको तारीफ़ी असनाद दी गई हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के पास अगर कोई डाटा है जो हमने तिजारत में हमने जो इशारिये जो हमें मिले हैं कामयाबी के, कि वो आप लोग मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। और शेख रशीद साहब जो हैं वो वज़ारत दाखिला 9वें नंबर पर हैं। अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं कि अभी शेख रशीद साहब ने जो वज़ारत दाखिला में जो कामयाबियां हासिल की हैं, ये आप लोगों के भी सामने हैं और ये सब लोगों को नज़र आता है। लेकिन देखिए, इस तरह से सिर्फ ख़ुद ही एक लिस्ट बना लेना, ख़ुद ही अपने पैमाने मुरतब कर लेना, ख़ुद ही वो इशारे सारे बना लेना कि इनमें कामयाबियाँ, मुझे बताइए जो मुल्क की ये सूरत हाल है, क्या इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे शेख रशीद साहब जो कि मुल्क में हो रहा है? मैं तो समझ रही हूँ कि मुल्क में जो हालात हैं दाखिली तौर पे, ये मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। ना कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, बल्कि उनको इस पर काम करना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए इन चीज़ों पे। और जो फूड सिक्योरिटी की बात है, फ़ख्र अमाम साहब की 10वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर इनको रखा गया है। मुझे ये बताइए कौन सी आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है फूड सिक्योरिटी में? अभी जो अगले साल अभी जो गंदम की पैदावार आएगी, अब आप लोग अभी से अगर आप लोगों को पता है कि पानी की कमी की वजह से वहाँ पर जो है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कमी देखने में आएगी गंदम में। हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम बाहर से नहीं मंगवाते हैं? हम एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारी बहुत सी चीज़ें, हमारा आलू, प्याज, टमाटर, कपास, मतलब जो चीज़ें जिसमें हमें खुद कफ़ील होना चाहिए था, वो हम दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं। हमारे मुल्क में जी उसकी
वो पैदावार ही उतनी नहीं होती कि हमारी वो जो ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सके। तो कौन सी फूड सिक्योरिटी, आप लोग मुझे बताइए ज़रा कि कौन सी फूड सिक्योरिटी की आप बात करते हैं? अभी आप लोगों ने जो गंदम की पैदावार इस दफ़ा मुतासर होगी, उसके लिए आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं, वो भी ज़रा लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि हमारी वज़ारत जो फूड सिक्योरिटी है वो किस हद तक जो है इसमें कामयाब हुई है। और देखिए बात ये है कि ये तो 10 वो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को शेयर की, जिनको वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है इनको तारीफ़ी इसनाद देंगे। लेकिन वो पैमाने काइंडली ख़ान साहब ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसकी बुनियाद पर आपने इनको जांचा है, परखा है और इनको ये मेरिट पे लेके आए हैं आपके। ये 10 वो वज़ारतें हैं जो तरक्की कर रही हैं। सवाल मेरा एंड पे, मैं एक ये ज़रूर छोड़ते चलूँगी, क्या ख़ान साहब को कहीं गलतफ़हमी तो नहीं होगी कि उन्होंने कहा कि जो वज़ारतें अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, कहीं मेरा ख़्याल है शायद थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो गई है। ये वो वज़ारतें हैं जो कि नाकाम हो चुकी हैं, जिन्होंने कुछ परफ़ॉर्म नहीं किया।